नमस्कार, मैं ज्योति धारकर, सहायक प्राध्यापक इतिहास, एमए चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसमें हम लोग वेवेल योजना जो 1945 में लागू की गई थी उस पर आज चर्चा करेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था और खासकर 1945 तक आते आते देश की आज़ादी को लेकर हमारी भारतीय जनता में और भारतीय नेताओं में धीरे धीरे आतुरता बढ़ रही थी। क्रिप्स शिष्टमंडल की असफलता के कारण सभी को निराशा हुई थी और इसके बावजूद भी भारतीय जनता जो थी वो संयम बनाए हुई थी और भारतीय नेताओं की तरफ से भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो, ब्रिटिश शासन को परेशानी। किंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध के जब खत्म होने के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध आ चुका था, तब जापान लगभग देश के द्वार पर खड़ा था और अब गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को यह लग रहा था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बारे में कोई स्पष्ट बयान देना चाहिए, क्योंकि जापान द्वारा भारत पर किया जाने वाला आक्रमण अंग्रेजों के कारण। गांधी जी ने उस समय लिखा भी था, 10 मई 1942 को हरिजन में गांधी जी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है और यदि अंग्रेज चले जाते हैं तो जापानियों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो जाए। इसी तरह 15 मई को उन्होंने लिखा था कि भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता के हाथों में छोड़ दे। जब भारतीय जनता को वास्तविक उत्तरदायित्व भारतीय जनता के सिर पर पड़ेगा, तब जनता स्वयं अपने प्रयासों से अपने देश को संभाल ले। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और गांधी ये चाहते थे कि अब वह समय आ गया है कि अंग्रेजों को भारत से जाने के विषय में कोई अंतिम निर्णय ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए और उन्होंने गतिरोध को समाप्त करने का एक और प्रयत्न किया। मार्च 1945 में लॉर्ड वेवल इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने विचार विमर्श किया और 14 जून 1945 को उन्होंने भारतीय जनता को एक रेडियो प्रसारण के द्वारा अवगत कराया और उन्होंने ये सूचना दी कि शीघ्र ही भारत की संवैधानिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो इंग्लैंड की सरकार थी, आप जानते हैं कि 1945 में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में। चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार काम कर रही थी और वो चाहती थी कि भारत के संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह से हल कर दिया जाए और ताकि उसका क्रेडिट रूढ़िवादी सरकार को मिल सके और इंग्लैंड के चुनावों में उसका वो लाभ ले सके। इसलिए भी उन्होंने वाइसराय लॉर्ड वेवल को यह कहा कि भारतीय नेताओं से इस संबंध में विचार विमर्श करें और इस संवैधानिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जा सके। थोड़ा सा हम देखते हैं एक बार फिर से कि वेवेल योजना को बनाने के पीछे अंग्रेजों की मजबूरी क्या थी, उन्होंने इसके लिए क्यों बनाया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय तक आते आते पूरे विश्व पर से विश्व का दबाव इंग्लैंड पर था। विश्व के विभिन्न राष्ट्र इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे थे कि भारतीयों की आज़ादी के संबंध में जो भी वो निर्णय लेना चाहते हैं वो उन्हें शीघ्र से शीघ्र लेना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भी इंग्लैंड की जो सरकार थी वो भारत की समस्या का समाधान करना चाहती थी। पहले की जैसे मैंने कहा कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित थे और कंजर्वेटिव पार्टी जो रूढ़िवादी पार्टी थी वो पूरी दुनिया को ये दिखलाना चाहती थी कि वो भारत की समस्या के प्रति गंभीर है और भारतीयों को आज़ादी देने में वो बिल्कुल तत्पर है और इसीलिए उन्होंने वेवेल योजना का निर्माण किया था। इसी समय हम 1945 तक आते आते भारतीयों में भी अपनी आज़ादी को लेकर बेहद आतुरता थी और वे अपने उत्साह से उल्लास से भरे हुए थे और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा दी जाए जो अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो, ताकि इसका क्रेडिट भी फिर रूढ़िवादी पार्टी को मिल सके, कंजर्वेटिव पार्टी को मिल सके। आइए हम देखते हैं कि वेवेल योजना के प्रावधान क्या थे।
विविध योजना के प्रावधान बहुत ही सरल है समझने के लिए। जैसे पहला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य भारतीय रहेंगे। यानी अब कोई भी यूरोपीय या कोई भी अंग्रेज गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित नहीं होगा। इसमें समिति विशुद्ध रूप से भारतीयों को लेकर ही बनाई जाएगी। ये दूसरा जो प्रावधान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि इसमें जनसंख्या के अनुपात का कोई ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन ये कहा गया कि वेवेल योजना से जो परिषद बनेगी उसमें हिंदू और मुसलमानों को बराबरी की संख्या में रखा जाएगा। यानी लीग को खुश करने की नीति पर वेवेल काम कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह था, ये कहा गया कि जो परिषद रहेगी, जो पुनर्गठित परिषद रहेगी, वो 1935 के अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार की भांति काम करती रहेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें 1935 के संविधान का जो आशय लेकर उसको अंतरिम सरकार बनाने के प्रावधान की बात कही गई। वेवेल योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि यद्यपि गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार समाप्त नहीं होंगे, किंतु उनका उपयोग भी किया नहीं जाएगा। हर मतलब कोशिश की जाएगी कि गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकार यानी कि वीटो के अधिकार का प्रयोग न कर सके। आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों को समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन ये एक दिलासा दिलाई गई भारतीयों को कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के भारतीय सदस्यों की सोच का सम्मान करेगा और जहां तक संभव हो सके वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वेवेल योजना के जो अगला सजेशन था वो यह था कि राजनीतिक दलों के लिए एक संयुक्त सभा आयोजित की जाएगी, ताकि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका सर्वसम्मति से एक सूची बनाई जा सके, और यदि आम सहमति नहीं बनती है तो पृथक पृथक सूचियां भी बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस, लीग आदि को मिलाकर दोनों को इस कोशिश की जाएगी कि दोनों दल खुद अपनी स्वेच्छा से एक सर्वसम्मति की सूची बनाए, दोनों दल सहमत हो और दोनों दलों के कौन कौन से सदस्य इस परिषद में सम्मिलित होंगे उसके लिए वे खुद अपने स्वेच्छा से सूची बनाएंगे। लेकिन यदि आम सहमति नहीं बन जाती है तो फिर कांग्रेस अपनी अलग सूची देगी और लीग अपनी अलग सूची देगी। यह भी कहा गया कि इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध के लिए ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त हो जाती है, नए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। तो इतनी तैयारियां कर ली जाए कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और बहुत धीरे धीरे जो मित्र राष्ट्र थे वो विजय की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो ब्रिटेन पूरे विश्व को ये दिखाना चाहता था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध संबंधी जो राजनीतिक समस्याएं हैं और राजनीतिक बादल हैं, जैसे ही वो छटेंगे तो वो फिर भारत के लिए नए संविधान के निर्माण का काम शुरू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इन प्रावधानों को लेकर के लिए क्या किया, प्रावधानों को निर्माण करने के बाद क्या किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य जेल में थे उन्हें छोड़ दिया गया और शिमला सम्मेलन को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जो सम्मेलन था वो 25 जून 1945 को आरंभ हुआ और लगभग 3 दिन तक लगातार बातचीत चलती रही और उसके बाद वो स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया? शिमला सम्मेलन को लेकर जनता में बहुत ऊंची ऊंची आशाएं बन गई थी। पूरे भारत में उत्साह का वातावरण था। पूरे भारतीय लोग सोच रहे थे कि उन्हें बस अब आजादी मिलने ही वाली है, आजादी की घोषणा होने वाली है। उसके बिल्कुल विपरीत जाकर ये जो वेवेल योजना थी वो बिल्कुल उसको कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जब पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मुसलमानों को मिल रहा था, हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको बिल्कुल संख्या में बराबरी के स्तर पर रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद वेवेल योजना से ज्यादा शिकायतें लीग को थी। अब क्यों थी इसको हम लोग देखते हैं। जो 11 जुलाई को 25, 26, 27 3 दिन तक ये सम्मेलन, शिमला सम्मेलन चलता रहा। उसके बाद वो क्योंकि कहीं आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लीग और कांग्रेस में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, वो एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए ये सम्मेलन उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई को जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के लीडर थे वो वेवेल से मिले और उन्होंने इस बात पर बल दिया
कि मुस्लिम लोगों को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग के बाहर का कोई मुसलमान होना नहीं चाहिए। वेवेल ने इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलावा भी भारत हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं, तो यह तो हो नहीं सकता कि केवल मुस्लिम मुसलमानों को जो चुना जाना है इस परिषद में वो केवल मुस्लिम लीग से ही चुना जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बहुत से मुसलमान कांग्रेस को ही अपना केवल अपनी पार्टी मानते नहीं थे, बल्कि जो मुस्लिम बहुसंख्या वाले राष्ट्र थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक कांग्रेस मंत्रिमंडल था, पंजाब में जो संघवादी दल काम कर रहा था, अब उनका मलिक खिजर हयात खां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नेता थे इस क्षेत्र के, और कांग्रेस और शायद अंग्रेज भी चाहते थे कि वो परिषद में सम्मिलित हो। तो जब कहा जाता है कि मुस्लिम लीग की बातें नहीं मानेगी, जिन्ना की बातें वेवेल ने नहीं मानी, और तो उन्होंने उस लीग ने वेवेल योजना को अस्वीकृत कर दिया। एक और कारण था, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ये चाहते थे कि अल्पसंख्यकों की जहां तक बात हो तो अल्पसंख्यक में भी सिर्फ मुसलमानों को ही परिषद में सम्मिलित किया जाए। यदि सरकार सोचेगी कि अल्पसंख्यक के नाम पर वो ईसाइयों को शामिल कर ले, वो सिखों को शामिल कर ले और अनुसूचित जातियों को वो स्थान देगी, तो यह किसे स्वीकार नहीं होगा, मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस भी वस्तुतः वेवेल प्लान से सहमत नहीं थी, और उसका यह कारण था कि कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाएगी, यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो हिंदू की पार्टी है। और कांग्रेस इस संकीर्ण और इस छोटी सोच में कि वो केवल हिंदुओं की पार्टी बनकर रहना नहीं चाहती थी। इसके अलावा कांग्रेस चाहती थी कि जब कांग्रेस ने यह भी मांग की वेवेल से कि जब कांग्रेस की तरफ से सदस्यों की नियुक्ति परिषद में की जाए तो वो केवल हिंदुओं की न हो, वो सभी संप्रदायों के, सभी जाति के सदस्यों को मनोनयन का अधिकार मिलना चाहिए। वेवेल इसके लिए भी वस्तुतः तैयार नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि वेवेल ये जो योजना थी वो अस्वीकृत कर दी गई, और ये कहा जाता है कि इस योजना के पीछे इस योजना की असफलता का उत्तरदायित्व है वो वस्तुतः जिन्ना का है मुख्य रूप से, और आंशिक रूप से वेवेल का भी है। जिन्ना ने समाचार पत्र सम्मेलनों में कहा था, उन्होंने वेवेल योजना के लिए बहुत अच्छी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यह वेवेल योजना हमारे लिए एक फंदा है, इससे हम लोग मारे जाएंगे और प्रस्तावित कार्यकारिणी में हमारी सदस्य संख्या जो होगी वो 1/3 हो जाएगी, और क्योंकि बाकी जो सीटें हैं मुस्लिम लीग की वो अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जातियों, सिखों और ईसाइयों के प्रतिनिधियों को दे दी जाएंगी। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग ने कहा कि वो बिल्कुल भी किसी दूसरे वर्गों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना हट बरकरार रखा और इस योजना को असफल करार दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इस गतिरोध का पूरा उत्तरदायित्व जिन्ना पर डाला, और उन्होंने कहा कि नहीं, वेवेल भी जिम्मेदार थे लेकिन बड़ा जो जिम्मेदारी थी वो जिन्ना की। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब कभी इसके बावजूद वेवेल ने उस सूची को बनाने की कोशिश की जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, तो जब एक बार ये सूची जब बनकर सामने आती तो कभी मुस्लिम लीग हाँ कहती तो कांग्रेस उस सूची से असहमति जाहिर कर देती, और जब वेवेल पुनः दूसरी बार सूची बनाकर सामने लाते तब मुस्लिम लीग हाँ करती, कांग्रेस हाँ करती तो मुस्लिम लीग उसे अस्वीकृत कर देती। तो इस तरह से धीरे धीरे वेवेल प्लान को लेकर असहमति के सर बढ़ते चले गए। हालांकि वेवेल ने बहुत दबाव डाला कांग्रेस पर, खास तौर पर कांग्रेस पर, कि वो मुस्लिम लीग के जो सुझाव हैं उनको मान ले, लेकिन कांग्रेस ने भी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह थी कि कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस तरह धीरे हम देखते हैं कि ये जो वेवेल योजना थी वो सफल नहीं हुई। यद्यपि जब शिमला सम्मेलन का एक परिणाम ये जरूर हुआ कि जिन्ना की जो स्थिति थी वो मुस्लिम लीग में और सुदृढ़ हो गई, और हम देखते हैं कि जब देश आज़ादी की ओर बढ़ता है तो पाकिस्तान, चूंकि वेवेल प्लान के बाद मुस्लिम लीग में जिन्ना बहुत ताकतवर बनकर उभरे थे, तो एक पृथक धर्म पर आधारित एक पृथक राष्ट्र की जो मांग थी वो उनकी और दृढ़ होती चली गई। उसका ही परिणाम है कि 1947 में भारत आजाद तो हुआ लेकिन वो 2 राष्ट्रों में विभक्त हो गया। धन्यवाद।